स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपको साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा और उसकी मदद से मैं भी समझ सकता हूं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हार्मोन और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये मैंने आज तक कभी याद नहीं कर पाया, तो आप लोगों के साथ मैं इसे आज याद कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑल ऑर्गन्स। क्या होता है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑल ऑर्गन्स। ओके, या फिर कह सकते हैं हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। क्या बोलेंगे? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। ओके, अब चलिए अगला देखिए। अगला हार्मोन दिया है थायरोक्साइन। यह क्या करता है? यह करता है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। क्या करता है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। ओके, अब चलिए अगला देखिए। अगला दिया है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका दिया है टेस्टोस्टेरोन। इसका क्या मदद होता है? तो यह मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका दिया ऑस्ट्रियोजेन या फिर प्लोस्ट्रियोनेन। ओके, इसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका दिया एड्रेनालाइन। ओके, इसका हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ओके, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एड्रेनली ग्लैंड। ओके, और देखिए लास्ट आपका दिया है रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम होता है स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। क्या होता है? स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिड्यूस हार्मोन। ओके, अगला टॉपिक आपसे आ जाता है, पूछता है कि व्हाट इज चलो और बोरी प्रोसेस। तो इसको बोल सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग ब्रिन भी कहते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चलो अल्कोलिस प्रोसेस। ओके, और चलो अल्कोहलिक प्रोसेस से हम लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट में चलो मीन्स क्लोरीन और अल्कली मीन्स आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, इस क्वेश्चन का क्या मतलब? तो देखिए, इसका मतलब हम लोग कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, वह किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो वह क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है और उससे क्या बनता है? आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, और इसी प्रोसेस को चलो अल्कोहलिक प्रोसेस कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट साइड चलो का मतलब होता है क्लोरीन, ये क्लोरीन बनता है, और अल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। केमिकल फॉर्मूला इसका आप लोग हो जाता है 2NaCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ओके, अब देखिए जो प्रोडक्ट है आपका H2 गैस है, इसका यूज होता है फ्यूल्स में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में। अब जो आपका Cl2 है प्रोडक्ट में, इसका यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC में। ओके, और देखिए जो का प्रोडक्ट साइड है NaOH, इसका यूज होता है सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और पेपर मेकिंग में भी इसका यूज होता है। ओके, अब चलिए अगला देखिए। अगला आपसे पूछता है व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको बोला जा सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है? वह टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, और वह या फिर एक नया कंपाउंड बनाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल दिया है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCO3, इसको टूट कर आपका बन गया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखिए जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वह तीन तरह का होता है। पहला होता है थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड तीसरा होता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग थर्मोलाइसिस को डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग थ्रू हीट। यानी कि थर्मोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट की मदद से क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें किससे? तो इलेक्ट्रिक की मदद से होता है। यानी कि जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह क्या हो जाता है? उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एक लास्ट आपका एग्जांपल दिया फोटोलाइटिक, यानी कि इसमें लाइट की मदद से होता है, यानी सनलाइट की मदद से होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आता है लोगों का ओर की बारी। ओर क्या होता है? ओर आपका एक नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है जो कि किसके लिए? तो प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और जो आपका ओर होता है वह एक तरह के मैटर को क्या करता है? ज़्यादा वह कंसंट्रेट करता है, यानी एक तरह का मैटर एक चीज़ में ज़्यादा मौजूद होता है, उसी को हम लोग ओर कहते हैं। अब देखिए ओर को जब भी निकालते हैं तो वह कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स निकलता है, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज भी क्या होती है? मौजूद होती है। ओके, अब देखिए
तो इसको अगर आपको और को अगर बांटना है तो 3 चीज़ों में बांटा जा सकता है। पहला बांटा जाता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी कि मेटल्स क्या होंगे, वह ज़्यादा रिएक्टिविटी होंगे। फिर जो अगर मेटल्स होंगे वह कम रिएक्टिव होंगे, और एक ऐसा मेटल होगा जो बहुत कम रिएक्टिव होगा। ओके, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पहले करेंगे और उससे हम लोग प्योर मेटल्स निकाल लेंगे। ओके, अब चलिए, अब जो का मेटल्स है जो कि मीडियम रिएक्टिविटी होगा उसके लिए हम दो प्रोसेस कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कार्बोनेट और दूसरा कर सकते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर हम तब करेंगे जब उसको रोस्टिंग करना हो, और कार्बोनेट ओर हम तब करेंगे जब उससे कैल्सिनेशन करना हो। अब देखिए रोस्टिंग में आपको हाई अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एक्सेस क्या चाहिए, एयर चाहिए, और इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। इसमें आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा और इसमें भी हीट हाई अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। ओके, और ये दोनों प्रोसेस या इन दोनों में से एक प्रोसेस करके फिर आपको क्या मिलेगा, मेटल का एक ऑक्साइड मिलेगा। उसको आपको क्या करना है, रिडक्शन कर लेना है प्रोसेस, और उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, मेटल का प्यूरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अब चलिए, अब देखिए ऐसा मेटल जो कि बहुत कम रिएक्टिव हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका हम लोग सल्फाइड ओर करेंगे। उसके बाद उसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल निकालेंगे और उसको हम लोग रिफाइनिंग कर लेंगे। इसकी मदद से हम लोग इन तीनों मेटल्स के टाइप को हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो देखिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग अ मेटल मैनली सफर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिफाइन किया जाएगा मेटल को, जो कि कॉपर उसमें मेन आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किस प्रोसेस के द्वारा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ओके, तो देखिए एज फार एज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस इज concerned during electrolysis, a large chunk or slab of impure metal is used as the anode with a thin strip of pure metal as the cathode. एक बार और, a process of refining metal, mainly copper, by the process of electrolysis, as far as the mechanism of process is concerned during electrolysis, a large chunk or slab of impure metal is used as the anode with a thin strip of pure मेटल एज द एनोड। ओके, अब चलिए अगला देखिए, अगला जाता है फ्रेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो देखिए फ्रेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्टेट दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, यानी कि हम लोग अपने थंब को अरेंज करें, फोर फिंगर यानी हम लोग अपने बीच वाली उंगली को, थंब को, एंड मिडिल फिंगर, नहीं फोर फिंगर यानी ये वाली उंगली, और मिडिल फिंगर यानी बीच वाली उंगली, और थंब यानी इन तीनों को। ओके, अब चलिए, फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लेफ्ट हैंड क्या होता है हम लोग का, ये होता है। ठीक है, अब चलिए, देन द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर ऑफ द फोर फिंगर। ये देखिए, यानी कि ये कैसे कर रहे थे, इसको आप लोग ऐसे रखिए और इसको बोल रहा है कि आप ऐसे कीजिए, यानी कि इसको ऐसे कीजिए। ओके, तो देखिए ये कह रहा है जो आपका फोर फिंगर होगा यह किसको, तो यह फोर्स को डिफाइन करेगा। और देखिए उसके बाद कह रहा है पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर, और जो आपका मिडिल फिंगर है वह किसको बताएगा, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ओके, और ये आपको क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। और देखिए, और डायरेक्शन आपको कौन बताएगा, अब देखिए फिर आपका इसमें लिखा है मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन, मिडिल फिंगर डायरेक्शन बताएगा, और ये आपको साइड क्या बताएगा, ये आपको मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर आपको क्या बताएगा, तो एक्सपीरियंस फोर्स बताएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को दिया है, इसका नहीं दिया, इसका दिया हुआ है कि मैं अभी खोज नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे इसका मतलब समझना होगा जो कि मुझे अभी अच्छे से नहीं समझ में आया है। ओके, अब चलिए अगले पे हम लोग आते हैं। अगला देखिए, अगला दिया है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सॉल्यूशन ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, सो द फॉर्मूला ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है फॉर सॉल्यूशन, तो किसका सॉल्यूशन, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, और फिर हमें क्या दिखाना है, Na2O दिखाना है और MgO दिखाना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ें दी हैं, ऑक्सीजन दिया है, क्लोरीन दिया है और मैग्नीशियम दिया है। तो ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं कि उसका वैलेंसी कितना होता है, 8 होता है, यानी कि उसमें हमारे कितने ऑर्बिट होते हैं, 4 ऑर्बिट होते हैं। पहले ऑर्बिट हमारा कितना होता है, 2, उसके बाद 8 8 8 होता है। तो हमारे ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, 2 6 में बांट देंगे। तो देखिए O8 को आप लोग अगर 6 है तो इसको कितना, इसको अगर 8 चाहिए आउटर मोस्ट में, 6 है
तो इसको क्या चाहिए, डो चाहिए। ओके, तो यह डो लेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं O2-। ओके, अब देखिए Mg मैग्नीशियम का आपका वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी नहीं, इसका एलिमेंट नंबर कितना होता है, 12 होता है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, डो 8 डो, यानी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डो यह दे दे किसी को, या फिर 6 किसी से ले ले, तो 6 लेना मुश्किल है, तो दो अपना दे दे, तो इस पर हम लोग Mg2+ इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए Cl17 यानी क्लोरीन का हमारा कितना नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे आता है, यानी कि 287। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो यह किसी से लेगा तो इसमें क्या माइनस चार्ज होगा, Cl- यानी, या फिर लिख लीजिए Cl-1, दोनों ही सही है। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन को आप लोग को दिखाना है, तो ऑक्सीजन को ये एक पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट में क्या रहता है, डो होता है, तो डो मैंने लिख दिया, फिर आपका 6 रहता है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब चलिए उसी तरह मैग्नीशियम में आपके 3 ऑर्बिट होते हैं, तो डो इसमें, फिर आपका 8 इसमें, तो डो 8 10 हो गया, डो और बच गया, और उसके बाहर डो। ओके, अब चलिए सेम आपका देखिए क्लोरीन में 17 होता है, तो डो अंडर हो गया, 8 फिर बाहर हो गया, उसके बाद 7 हो गया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, अब देखिए अगला कहते हैं Na2O को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो सोडियम का आपका क्या होता है, 11 होता है, यानी 2 8 1, यानी एक क्या होता है, एक बाहर होता है, तो बाहर जो होता है यह एक ले, या तो किसी से साथ ले ले, या एक किसी को दे दे, तो एक देना आसान होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Na+ चार्ज हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ सोडियम का आपको कितना दिया है, 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, तो सोडियम पे एक, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो सोडियम पे प्लस चार्ज, तो मैंने प्लस को किससे दिखा दिया, पॉइंट से दिखा दिया, तो Na+ और Na+। अब देखिए जो आपका ऑक्सीजन है उसका आउटर मोस्ट आपको लेना है, आउटर मोस्ट जितना नंबर, तो 6 होगा, तो अगर आप लोग Na को पॉइंट से दिखाए तो ऑक्सीजन को आप लोग प्लस से दिखाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, या फिर आप लोग को इसको पॉइंट को दिखाना था, इसको प्लस से दिखा दीजिएगा। ओके, तो ये दोनों अगर मिल जाए, तो ये देखिए Na2 पे इसको ये क्या, ये अपना एक एक शेयर कर लेगा, तो इसको शेयर कर लिया, तो इसके बाद आपका प्रोडक्ट बना 2Na, यानी कि ये दोनों मिल गए तो 2Na, और इसमें क्या था आप लोगों का, प्लस चार्ज था। ओके, और देखिए ऑक्सीजन आपका क्या था, तो 6 आउटर मोस्ट, तो 6, और ये दोनों भी मिले तो यहाँ पे आपके 8, तो यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। ओके, अब देखिए MgO को अगर आपको दिखाना है, तो Mg पे आपको क्या होता है, 2+ चार्ज होता है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। ओके, तो Mg क्या होता है, 2 8 2, तो लास्ट में क्या है, वैलेंसी इसका 2, इसमें क्या है 2 0 8 ऑक्सीजन का, तो 2 6, लास्ट में 6, तो Mg 2+ है, तो Mg को आप Mg यहाँ पे 2 डॉट लिख सकते हैं, तो Mg 2। ओके, और ऑक्सीजन तो 6, तो मैंने क्रॉस से यहाँ पे दिखा दिया, ये दोनों यहाँ पे चले गए, तो ये भी बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू Mg+2, और ऑक्सीजन पे 6 आपका क्रॉस में, और 2 आपका यहाँ से, जो कि ये मैग्नीशियम यहाँ पे भेजा था। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। ये भी मुझे नहीं समझ में, लेकिन अभी मैं आपको समझा के मैं खुद समझ लूँगा। तो देखिए आपका जो न्यूरॉन होता है वह इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको न्यूरॉन में बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये जो आपका गैप है इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जगह निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रियाइट्स। ओके, और ये जो शेप है इसको आप लोग कहते हैं एक्सोन, और ये एंड पे एक जो ये है इसको हम लोग कहते हैं साइनोफेज। ओके, अब चलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ओके, अब चलिए पहले बात करते हैं डेंड्रियाइट क्या होता है। तो देखिए यह क्या रिसीव करता है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद बात आता है सेल बॉडी, तो द रिसीव इन्फॉर्मेशन बाई डेंड्रियाइट्स इज नाउ टेबल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाई सेल बॉडी। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन था वो रिसीव हुआ किसके, तो डेंड्रियाइट की मदद से, और यह क्या होगा, तो यह ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो किस पूरे सेल बॉडी में। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं एक्सोन का काम क्या होता है। तो इट इज़ लार्जेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन, यानी कि यह सबसे लंबा फाइबर होता है किसी भी बॉडी के सेल पे, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यह क्या ट्रांसमिट करता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। ओके, और ट्रांसमिट फ्रॉम किस से, तो सेल बॉडी टू डेंड्रियाइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, अब चलिए उसके बाद आपका बात करते हैं साइनोपेज क्या होता है। तो साइनोपेज आपका होता है गैप बिटवीन नर्व एंडिंग, तो यह क्या होता है, यह गैप होता है दो
यहाँ पे दो दो न्यूरॉन के बीच में। ओके, तो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रियाइट, एक न्यूरॉन और एक डेंड्रियाइट के बीच में ऑफ अडल्ट न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ तक समझ में। अब देखिए चेंज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो चेंज होता है केमिकल चेंज में, केमिकल सिग्नल में। कौन चेंज करता है? तो साइनोफेज चेंज करता है। एक बार और, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वह चेंज होता है केमिकल सिग्नल में, तो कौन करता है? तो साइनोफेज करता है। ओके, अब चलिए लास्ट आपका मैंने आपको यहाँ पे बताया ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। तो देखिए जो आपका ब्रेन होता है वह क्या होता है? ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अब जो आपका ब्रेन होता है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मिड ब्रेन यानी बीच वाला, और हिंड ब्रेन का मतलब बैक वाला। ओके, अब देखिए जो का फोर ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे ब्रेन का पार्ट। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेरिब्रम, यह सेरिब्रम अपने पास रखता है। ओके, अब देखिए इसका फंक्शन होता है सोचने का यानी थिंकिंग का, फिर कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जो हम लोग अपने खुद से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे पानी का गिलास उठाना है, तो उसे हम लोग जाके अपने हाथ लाएंगे वहाँ पे और वहाँ से उठा लेंगे। ओके, तो यह क्या होगा? वॉलंटरी एक्शन। एक और एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे पेन रखा है, यहाँ पे मेरा हाथ है, मुझे मन करेगा कि मैं अपने हाथ उठाऊँ और इस पेन को उठा लूँ, तो मैंने अपना हाथ उठाया इस पेन को उठा लिया, तो यह क्या होगा? वॉलंटरी एक्शन होगा। तो यह किसके? यह मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो ये किससे होता है? फोर ब्रेन से हो रहा है। ओके, और देखिए स्टोर इन्फॉर्मेशन मेमोरी, और ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो कैसे? जैसे कि मुझे बचपन से ABCD याद है, तो ये किसका काम है? तो फोर ब्रेन ये सब याद रखा है। ओके, अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन विथ हिंड बैक ब्रेन। ओके, अब देखिए जो का मिड ब्रेन होता है वह कनेक्ट होता है किससे? तो फोर ब्रेन, और आपके हिंड यानी बैक वाले ब्रेन से भी कनेक्ट होता है। इसका फंक्शन होता है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। इनवॉलंटरी एक्शन क्या? जैसे कि आप लोगों का जो सांस लेते हैं वो क्या आप खुद से कंट्रोल करते हैं क्या? या जो आपका हार्ट काम करता है वो खुद से कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते। या फिर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जब आप लोग खाना खा लेते हैं तो आप लोग सोचते हैं क्या कि मेरा खाना कब पचेगा, ये हो ये, वो सब अपने आप होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। चेंजिंग साइज ऑफ पीपुल इन आवर आई, जो अपने आँख का पीपुल होता है उसका जब साइज चेंज करना हो तो यह भी किसका काम होता है? मिड ब्रेन का। कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हैंड नेक, अब देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी यह कंट्रोल करता है। कौन? तो मिड ब्रेन, जैसे कि हेड और नेक को। ओके, अब चलिए लास्ट आपका आ जाता है हिंड, जो कि बैक ब्रेन को कहते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें आती हैं, यानी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। पहले पार्ट्स को कहते हैं सेरिब्रम। ओके, यह कंट्रोल करता है पास्चर एंड बैलेंस को। मान लीजिए कि आप लोग खड़े हैं और आप लोगों को आप हिल रहे हैं, तो यह अगर आप नहीं हिले तो यह कौन कंट्रोल करेगा? तो सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। ओके, और देखिए और प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, और क्या करता है? यह वॉलंटरी एक्शन को करने में मदद करता है। जैसे कि आपको पेन, मैंने एग्जांपल दिया पेन को उठाओ, तो ये किसका एग्जांपल है? वॉलंटरी एक्शन का एग्जांपल था। ओके, अब चलिए फिर इसका आपका दूसरा पार्ट रहता है मेडुला। यह क्या करता है? यह कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को। यह भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे कि यह कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, या वॉमिटिंग यानी उल्टी को, या फिर जो आपका हार्ट बीट होता है उसको। फिर आपका लास्ट आ जाता है पॉन्स क्या करता है? ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, यह भी इनवॉलंटरी एक्शन को ही कंट्रोल करता है, लेकिन यह थोड़ा अलग करता है। जैसे कि यह ब्रीडिंग यानी सांस जब हम लोग लेते हैं इसको कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो मुझे नहीं समझ आया था आज मैं भी समझ गया और आपको भी समझ गया, आपको भी मैंने समझा दिया। ओके, आई होप आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।